अपन पढ़ रहे थे मौर्यकालीन कला। और देखो मौर्यकालीन कला में अपन ने पढ़ा था कि इस समय अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ, ठीक है, और अनेक सी गुफाओं के निर्माण हुआ। जैसे अपन ने पढ़ा था कि लोमस ऋषि की गुफा, देखो एक टॉपिक पढ़ा था अपन, लोमस ऋषि, लोमस ऋषि मतलब अपन ने पढ़ा था बिहार में एक बाराबर की पहाड़ियां हैं, बिहार में बाराबर की पहाड़ियां हैं, वहां पर कुछ गुफाएं बनाई गई हैं, गुफाएं बनाई गई है। उन गुफाओं को क्या कहा गया है? लोमस ऋषि की गुफा। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है। बिहार में बाराबर की पहाड़ियां हैं जिनमें गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं को लोमस ऋषि की गुफा कहा जाता है। उन गुफाओं को क्या कहा जाता है? लोमस ऋषि की गुफा कहा जाता है। सही है। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग कि मौर्यकालीन कला में अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बिहार के बाराबर की जो गुफाएं हैं, बाराबर की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को काट कर गुफाएं बनाई गई हैं। और इन गुफाओं को क्या कहा गया है? लोमस ऋषि की गुफा कहा गया है। क्या कहा गया है? लोमस ऋषि की गुफा। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ जो ये गुफा है, इसके जैसे गुफाएं बनी हुई हैं, इस गुफा के जो मुख्य द्वार है वहां पर बड़े बड़े दो हाथी बनाए गए हैं, बड़े बड़े दो यहाँ पर हाथी बनाए गए हैं, ठीक है, गुफा के मुख्य द्वार पर ही। और ये हाथी भी इतने सुंदर मूर्तन किया गया है, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं कि गुफाओं के अंदर प्रवेश करने से पहले ही उन मूर्तियों को देखकर दर्शक खुश हो जाते हैं कि वास्तव में क्या मूर्तियां बनाई हैं उन्होंने। ठीक है। तो ये एक गुफाएं हैं, लोमस ऋषि गुफा, जो नाथ संप्रदाय, देखो एक आता है नाथ संप्रदाय, एक आता है वल्लभ संप्रदाय। ये दोनों, नाथ संप्रदाय का मतलब हो गया कृष्ण को या शिव को मानने वाले, ये मतलब हो गया कृष्ण को मानने वाले। नाथ संप्रदाय कृष्ण तथा शिव को मानने वाले, वल्लभ संप्रदाय कृष्ण को मानने वाले। ठीक है। और इसमें क्या था? आजीविक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। अब देखो, जो नाथ संप्रदाय पढ़ लिया था अपन ने, वो पढ़ा के अपन के नाथ का मतलब हो गया भाई कृष्ण को मानने वाले या फिर किसको? शिव को मानने वाले। अपन ने फिर संप्रदाय पढ़ा कौन सा? कि वल्लभ संप्रदाय अपन ने पढ़ा कि कृष्ण को मानने वाले, सिर्फ कृष्ण को मानने वाले। फिर आजीविक ऐसे होगा, आजीविक संप्रदाय। ठीक है। तो ये आजीविक संप्रदाय है, ये कौन सा था? ये श्रमण परंपरा का था, जो अपन ने पढ़ा था कल। श्रमण परंपरा जो थी वो थी मेहनत करने वाला या मजदूर या श्रम करने वाला। ठीक है। मेहनत करने वाला, श्रम करने वाला, मजदूर, बहुत मेहनत करके ही पैसा कमाने वाला, उसको कहते हैं श्रमण परंपरा। तो आजीविक संप्रदाय से संबंधित गुफाएं बनी हुई है ये, अर्थात श्रमण परंपरा से संबंधित। जो भी लोग भगवान बुद्ध की आराधना करते थे, उन लोगों के लिए ये एक निवास स्थान बनाया गया था। अर्थात इन गुफाओं को विहार गुफा कहते हैं। कौन सी गुफा? विहार। विहार गुफा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आराम किया करते थे। ठीक है। तो उनका आराम करने की जो जगह थी वो थी विहार। देखो, गुफाओं में दो प्रकार की गुफाएं मानी जाती है, एक होती है चैत्य, एक होती है विहार। एक होती है चैत्य, एक होती है विहार। गुफाएं दो प्रकार की हुई हैं। प्राचीन काल में जितनी भी गुफाएं बनी हैं वो दो प्रकार की गुफाएं निर्मित की गई हैं। एक प्रकार चैत्य है और एक प्रकार विहार है। अर्थात चैत्य का मतलब क्या हो गया? चैत्य गुफाएं कौन सी हो गई? जिनके अंदर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती थी, भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती थी, वो तथा चैत्य गुफाएं। इसमें भगवान की बुद्ध से संबंधित चित्र बने हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित कहानियां चित्रित की गई हैं।
कि भगवान बुद्ध पहले क्या थे, फिर धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुए, कैसे गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध में परिवर्तित हुए, इन सब की कहानियां चित्रित की हुई है। कईयों में मूर्तियां बनाई गई, जैसे आप आगे अपन पढ़ेंगे अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाओं में जैसे गुफाएं चित्रित की गई है, गुफाओं में मूर्तियां भी बनाई गई है। तो चैत्य गुफा का मतलब हो गया भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना जिसमें की जाती थी उनको चैत्य गुफाएं कहा जाता था। ठीक है। और इसके बाद में विहार गुफाएं, विहार गुफाएं वो होती थी भगवान बुद्ध के उपासक, भगवान बुद्ध के उपासक निवास किया करते थे। भगवान बुद्ध के जो उपासक थे वो निवास किया करते थे, रहते थे उसमें। यहाँ दो प्रकार की गुफाएं क्यों बनाई जाती थी, जैसे मान लो ये गुफाएं हैं, ये दो गुफाएं बनी हुई, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है। ये मुख्य द्वार है गुफाओं का, और इन गुफाओं के मुख्य द्वार से गए अपन और जाके देखा तो ये दो गुफाएं आमने सामने बनी हुई। तो इन दोनों गुफाओं में क्या है, ये गुफा चैत्य और ये विहार। अर्थात गुफाओं के अंदर कौन रहते हैं, बौद्ध भिक्षु। अब वो क्या करते हैं, सुबह शाम इसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते थे और शाम को इसमें निवास किया करते थे। इसलिए दो प्रकार की गुफाओं का प्रचलन उस समय चला था और दो प्रकार की गुफाओं का निर्माण ही उस समय होता था। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या? देखो नो सर। अपन ने आगे पढ़ा नो था, सर। अपन ने आगे पढ़ा कि इस समय मौर्यकालीन सभ्यता के समय ही कौन सी सभ्यता चली, कौन सा स्तूप बना सबसे ज्यादा। देखो अपन ने कल पढ़ा था कि मौर्य काल में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया, अलग अलग राज्यों में सब कुछ निर्माण करवाया। लेकिन जो सम्राट अशोक थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निर्माण करवाया। इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया, स्तूप का। ठीक है। जो मैंने कल बताया था आपको, स्तूप मतलब होता है कि ऐसे अर्धचंद्राकार, ऐसे ईंटों का बना हुआ ऐसे पहाड़ सा होता है अर्धचंद्राकार। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा स्तूप क्या होते हैं। और स्तूप पे ऐसे अर्धचंद्राकार पहाड़ जैसा अर्धचंद्राकार उल्टे कटोरे आकार का एक बना हुआ होता है, ईंटों का बना हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई है। एक तो वो स्तूप बने हुए हैं, इसके अलावा स्तंभ बने हैं, जो मैंने कल बताया था आपको, स्तंभ खंबे रूप। तो इस समय में मौर्य काल के समय में स्तंभ और स्तूप बहुत ज्यादा निर्मित किए गए, जिसमें स्तंभ तो अत्यधिक मात्रा में। वो क्यों? क्योंकि वो भगवान बुद्ध के जो उपासक थे वो क्या चाहते थे कि प्रचार प्रसार हो, भगवान बुद्ध का क्या हो, प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए वो क्या बनाया करते थे, वो भगवान बुद्ध के स्तंभ रूप बनाकर और स्तंभ के ऊपर कुछ पशु आकृतियां बनाकर और लोगों के सामने भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार किया करते थे। सही है। तो इसी प्रचार प्रसार की कड़ी में अपन पढ़ते हैं आगे का एक स्तंभ जो जिसका नाम है सिंह शीर्ष। क्या नाम है? सिंह शीर्ष। सिंह शीर्ष, देखो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। ये सिंह शीर्ष है क्या, क्या है ये सिंह शीर्ष से क्या हुआ, कैसे ये धीरे धीरे प्रचलित होता होता राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय चिन्ह बन गया और कैसे इसको बनाया गया, ये सारी डिटेल अपन इसमें पढ़ते हैं। देखो वाराणसी के निकट कहां पर है ये, वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी के निकट। अब वाराणसी कहां है? यूपी में। शाबाश। वाराणसी के निकट सारनाथ, सारनाथ, वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। देखो वाराणसी यूपी में सारनाथ में क्या हुआ, सिंह शीर्ष की खोज की गई, खोज हुई। और कहां पर? यहां पर। कहां पर? वाराणसी में।
क्या मिला अपने को? सिंह शीर्ष, एक स्तंभ मिला जिसके ऊपर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं, चारों दिशाओं में देखते हुए बनाए गए। इसको सारनाथ सिंह शीर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारनाथ का सिंह शीर्ष भी इसको कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन से काल में बना? मौर्य काल। याद रखेंगे, मौर्य काल सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है ये, सबसे उत्कृष्ट मतलब इसके मुकाबले कोई ऐसा और सिंह शीर्ष नहीं बना, अर्थात स्तंभ नहीं बना है। यह भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश जो भगवान बुद्ध जब गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध में परिवर्तित हुए, अर्थात भगवान का उन्होंने परिणय ग्रहण किया, भगवान लोग उनको मानने लगे, तब सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश दिया था, भगवान प्रथम उपदेश दिया था, उसकी घटना की स्मृति में, प्रथम उपदेश की घटना की स्मृति में मतलब यादाश्त में बनवाया था, उसकी याद में, कि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम क्या किया था? उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, उसकी घटना में इसको स्मृति स्वरूप बनवाया था। और किसने बनवाया? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। ठीक है। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 भाग माने गए हैं। इस सिंह शीर्ष के मूलतः कितने भाग माने गए हैं? 5। कितने भाग माने गए? 5। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 भाग माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला भाग है कौन सा? स्तंभ। स्तंभ सबसे पहला भाग कौन सा है? स्तंभ। ठीक है। उससे दूसरा भाग कौन सा है? एक कमल घंटिका। कमल घंटिका। कमल घंटिका अभी देखते हैं ये क्या है। दूसरा भाग कौन सा है? कमल घंटिका। तीसरा भाग है एक ढोल जिस पर 4 पशु आकृतियां बनी है। एक ढोल, पशु, 4 पशु आकृतियां बनी है। ठीक है। फिर चौथा कौन सा है? 4 तेजस्वी सिंह। 4 तेजस्वी सिंह। 4 तेजस्वी सिंह बनाए गए हैं सबसे चोटी पे ऊपर। ठीक है। और पांचवा कौन सा है? एक सर्वोत्तम तल धर्म चक्र। सर्वोत्तम तल है, इसका नाम है धर्म चक्र। कौन सा है? धर्म चक्र। ये 5 भाग बताए गए हैं। कौन से? किसके? सिंह शीर्ष के। देखो अपन ने पढ़ा कि सिंह शीर्ष जो है वो ऐसे एक स्तंभ है, यहां से शुरू हुआ, मान लो ये जमीन है, यहां से शुरू हुआ। ठीक है। बहुत लंबाई तक ऐसे ही बनता गया, गोल आकार में है ये, गोल आकार में, और ऐसे बना और जैसे यहां तक बन गया। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है? यहां पर इसके ऊपर, जस्ट ऊपर में क्या किया कि एक कमल आकृति के रूप में बनाया। कमल आकृति के रूप में। अब कमल आकृति के रूप में कैसे? जैसे ऐसे, ऐसे आकृति, उल्टी कमल की आकृति। उल्टा कमल होता है, उल्टे कमल की आकृति इन्होंने यहां पर बना दी। ठीक है। ऐसे करके यहां से इसके ऊपर उल्टे कमल की आकृति। ठीक है। अब उल्टे कमल की आकृति के बाद में, जस्ट बाद में क्या किया इन्होंने? एक ऐसे गोल ये बनाया, ये। ठीक है। और गोल ये बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया? यहां इसके ऊपर, गोल के ऊपर 4 सिंह बना दिए। एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर सामने है, एक का मुंह इधर है, और एक इसके जस्ट पीछे है। जो अपन एक साइड से देखेंगे तो अपने को 3 ही मुंह दिखाई देंगे, एक इधर देखता हुआ, एक सामने देखता हुआ, एक इधर देखता हुआ। ऐसे ये सिंह शीर्ष बना दिए, ये स्तंभ हो गए। अब इसके 5 भाग विभाजित किए। अब 5 भाग विभाजित कैसे किए? देखो इधर, सब ध्यान से देखना। स्तंभ
पहला भाग ये रहा स्तंभ, ये रहा एक भाग हो गया, इसको अपन एक भाग कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है ये कमल घंटिका, ये रही कमल घंटिका, मतलब उल्टे घंटी के आकार में या कमल के आकार में, तो ये 2 नंबर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में कहा गया ढोल पशु आकृति 4, ये वाला ढोल जो चंग नहीं होता, पहले के जमाने में चंग होता था, एक पूरा गोल लकड़ी का होता था बना हुआ, और उसके चमड़े से बना हुआ एक ढोल लगा हुआ होता था जिसको बजाया जाता था होली के पर्व पर, वो उसको ढोल के रूप में माना गया है, तो वो ढोल के रूप में ये बना हुआ है, ये रहा वो ढोल। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें पशु आकृतियां बनाई गई है, जैसे एक पशु आकृति यहाँ हो गई, फिर यहाँ बीच में चक्र हो गया जिसके अंदर 24 आरियां बनी हुई है, ये लो, फिर यहाँ एक पशु हो गया, ऐसे चारों तरफ 4 पशु, एक तरफ इधर हो गया, एक तरफ सामने हो गया, एक इधर एक इधर, ऐसे चारों तरफ 4 पशु, ठीक है। और चारों तरफ ही मतलब गोल है ये, इसलिए चौकोर नहीं है बिल्कुल, ऐसे चौकोर नहीं, गोल है बिल्कुल। तो गोल में जैसे यहाँ चक्र है, इधर चक्र है, इधर चक्र, ऐसे 4 चक्र बनाए गए हैं इसमें, और 4 पशु आकृतियां बनाई गई है इसमें, ठीक है। तो 4 पशु आकृतियां और 4 चक्र, तो ये 4, अब 4 पशु कौन से बनाए गए इसके अंदर, इसमें 4 पशु बनाए गए हैं, हिरण, शेर, हाथी, और हिरण, शेर, हाथी, और चौथा कौन सा है, कल बताया था घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा, शाबाश। हिरण, शेर, हाथी और घोड़ा, 4 आकृतियां इसके अंदर बनाई गई हैं। 4 आकृतियां हैं पशु आकृतियां, और 4 कौन से हैं, चक्र बनाए गए इसके अंदर, ठीक है, 4 चक्र बनाए। तो ये कमल घंटिका भी हो गई, स्तंभ भी हो गया, ढोल भी हो गया, और 4 तेजस्वी पशु सिंह, तो ये 4 पशु अपन ने बात कर ली, सॉरी 4 तेजस्वी सिंह, तो ये 4 ये वाले सिंह आ गए इसमें। अब ये 3 दिख रहे हैं, लेकिन एक इसके जस्ट पीछे है, तो वो दिखाई नहीं देगा, ऐसे कुल मिला के 4 सिंह शीर्ष बना दिए। इस हिसाब से इनको पूरे 4 भागों में अपन ने बांट लिया है, पूरे 4 भागों में अपन ने बांट लिया। फिर बचा धर्म चक्र। तो देखो धर्म चक्र में क्या हुआ कि यहां पर एक गोलाकार चक्र बना हुआ है, ऊपर सबसे ऊपर एक चक्र रखा हुआ था, पूरा चक्र, जिसमें ऐसे आरियां बनी हुई थी, ऐसे आरियां बनी हुई थी, ये चक्र रखा हुआ था ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे। अब देखो स्तंभ हो गया, ये कमल हो गया, ये ढोल हो गया, ये सिंह आकृति हो गई, ये चक्र हो गया, ऐसे इसके 5 हिस्से हो गए, ये 5 हिस्से हो गए। अब देखो बात आती है अपने जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना, तो राष्ट्रीय चिन्ह सिर्फ इसको लिया है, इन 4 शेर को, यहां इन 4 शेर को ही स्मृति रूप में, चिन्ह रूप में माना गया है, इन 4 शेरों को, ठीक है। आपने देखा होगा सिंह शीर्ष, तो स्तंभ देखा होगा आपने अच्छे से, और उस स्तंभ को सिंह शीर्ष के रूप में माना गया, लेकिन किसके रूप में माना गया, उन्होंने न तो इस ढोल मंजिका को लिया राष्ट्र चिन्ह में, न तो इसको लिया है और न इसको कमल पुष्प को लिया है, सिर्फ लिया है किसको, शेर को। चक्र शायद हो जाता, लेकिन चक्र पहले से ही टूटा हुआ मिला है, जब वो मिला तब से उसको टूटा हुआ मिला है, और वो आज भी पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है, पटना संग्रहालय में, बिहार के पटना संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है ये, इसलिए ये टूटा हुआ था, इसलिए किसको चिन्ह बनाया गया, 4 सिंहों को यहां पर चिन्हित किया गया। यहां तक किसी को समस्या है क्या? पुरातात्विक संग्रहालय क्या होता है? शाबाश, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। पुरातात्विक संग्रहालय होता है जहां पर पुरानी ऐसी कई शैलियों से संबंधित चित्र, मूर्तियां या सुरक्षित ऐसा कोई अवशेष मिलता है जो बहुत पौराणिक होता है और वो प्रसिद्ध होता है, उसको देखने के लिए लोग उजागर होते हैं कि मैं देखूं, ठीक है, लोग देखना चाहते हैं। ऐसी वस्तुओं को भारत सरकार एक सुरक्षित जगह पर रखती है, तो सुरक्षित जगह पर जो रखती है उसको कहा जाता है संग्रहालय। क्या कहा जाता है? संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है एक ऐसा आलय, एक ऐसा घर जिसमें संग्रह किया जाता है, रखा जाता है, वो तो हो गया संग्रहालय। अब पुरातात्विक का मतलब हो गया भारत सरकार ने एक ऐसा विभाग बना रखा है जिसका नाम है पुरातत्व विभाग। कौन सा?
पुरातत्व विभाग। अब ये विभाग जो है, इस विभाग के अंतर्गत जितनी भी पुरानी सभ्यता से संबंधित अपने को कुछ मूर्तियां, चित्र वगैरह या कुछ भी ऐसी वस्तु वगैरह प्राप्त होती है, तो उसको पुरातत्व विभाग ही देखता है। भारत सरकार का ये एक विभाग है जो सारा इससे संबंधित सारा कामकाज यही संभालता है, और इसकी देखरेख में ये सारा पुरातत्व या पुरानी जो वस्तुएं होती हैं ये रखी जाती है। संग्रहालय जितने भी हैं ये पुरातत्व विभाग के अधीन ही आते हैं। ये एक विभाग होता है इनका। समझ गए होंगे आप लोग? अब समझ गए ना? देखो आगे, शेर के चारों ओर आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली ठोस बनाई गई है। मतलब जो ऊपर ही ऊपर आकृतियां बनाई गई है, शेर की आकृति बनाई गई है, वो शेर की आकृति प्रभावी बनाई गई है, बहुत प्रभाव ढंग से बनाई गई है। शायद आपको शेर की आकृति आपको दिख रही होगी, दिख रही है क्या? ये शेर की आकृति, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है? ये सिंह शीर्ष है, सारनाथ का सिंह शीर्ष, जिसमें 4 सिंह। ये है इसकी कमल, जो कमल घंटी जो अपन ने पढ़ा है, ये इसका पूरा शीर्ष भाग। कौन सा? ये वाला क्या है? इसमें है कि एक ये बीच में चक्र बना हुआ है, ये चक्र रहा, और यहाँ इधर और इधर, इधर और इधर आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, तो ये और ये जो आकृतियां बनी हुई हैं, ये पशु आकृतियां हैं, जो 4 पशुओं की बात करी थी। ये बीच में एक सिंह शीर्ष है, वो सॉरी चक्र बना हुआ है, और ये इसकी कमल घंटिका है। इसके अलावा इसमें जो ये आकृतियां बनी हुई है, ये जो आकृति बनी हुई है, ये आकृतियां, ये सारी कौन सी हैं? ये आकृतियां हैं शेर की। जो 4 सिंह की आकृति अपन ने बात की, इसमें अपने को 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 सिंहों में क्या हुआ है कि 3 सिंहों के अंदर एक सिंह इसके पीछे है। जो एक सिंह इसके पीछे है, वो इसके पीछे वाला सिंह है, वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 4 कॉर्नर में 4 सिंह हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखें इसको कि ये सारनाथ का सिंह शीर्ष है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह बना है, वो सिर्फ कितने हिस्से को बनाया गया है? तो वो सिर्फ इतने से हिस्से को बनाया गया है, दिख रहा होगा आपको। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को ही क्या बनाया गया है? भारत का क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, शाबाश। तो ऐसे अपन राष्ट्रीय चिन्ह को और इसको समझ लेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह पूरा सारनाथ का सिंह शीर्ष ही है ओनली। ये देखो अपन ने सिंह शीर्ष पढ़ा है, ओनली शीर्ष, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे बनी हुई आकृतियां हैं उनको ही अपना क्या बनाया गया है? चिन्ह बनाया गया है, ना कि सारनाथ का सिंह स्तंभ। अगर अपन पढ़ते तो ऐसे पढ़ते कि सारनाथ का स्तंभ, तब तो अपन मानते कि सारनाथ का स्तंभ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पूरा स्तंभ ही देना चाहिए था फिर तो, क्योंकि वो बना हुआ है वो पूरा ही देना चाहिए। लेकिन इसमें स्तंभ नहीं, अपन पढ़ रहे हैं सारनाथ का सिंह शीर्ष। तो शीर्ष का मतलब गया जो ऊपरी भाग में जो आकृति बनी हुई उसी को अपना भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। देखो आगे, हाँ, प्रतिमा में शेर के चेहरे को सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है। आपने देखा ही अभी कि चेहरे जो शेर के चेहरे हैं बड़े सुदृढ़ तरीके से बनाए गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। इनकी चेहरे की आकृतियां, शेर के चेहरे की आकृतियां ऐसी हैं जैसे बहुत जोर से दहाड़ रहा हो, शेर बहुत जोर से दहाड़ रहा हो। इस आकृति में इस मूर्ति शिल्प का निर्माण किया गया है, और यह मूर्ति शिल्प तो फेमस मूर्ति शिल्प है। क्योंकि इसलिए हुआ ये स्तंभ इसलिए फेमस हुआ, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि इसको राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया इसलिए फेमस हो गया, नहीं, क्योंकि ये दर्शनीय है। इसमें कलाकार ने बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाई हैं, इसमें कलाकार ने बनाने में बहुत मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा इसमें कलाकार ने मेहनत की है। देखो आगे अपन बात करते हैं, इसमें कलाकार की सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख पर स्वाभाविक चित्रण करने का सफल रही है। मतलब जो कलाकार की दृष्टि है वो शेर का चित्रण करने में माहिर रही है, बहुत अच्छा चित्रण कार्य किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेर अपनी सांस भीतर ले रखा हो, शेर अपनी सांस भीतर खींच रखी हो, ठीक है, और बहुत जोर से दहाड़ रहा हो। ठीक है, इसकी रेखाएं जो है, बालों की रेखाएं वगैरह, ये इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं पर किसके शेर की दहाड़ जैसा लग रहा है, इसने सांस मानो अंदर खींच रखा हो, इसके बाल की लाइनिंग बिल्कुल साफ व स्पष्ट दिखाई दे रही है, वह रेखाएं तीखी बनाई गई हैं, तीखे बाल बनाए गए हैं इनके। ठीक है,
और इसके अलावा इस पे जो पॉलिश की गई है, पॉलिश, इस पे जो पॉलिश की गई है वो पॉलिश ऐसे की गई है कि ये आज भी इतना चिकना बना हुआ है कि बहुत ज्यादा चिकनाहट है इस पे, मतलब बहुत ज्यादा चिकना, जैसे बोर्ड चिकना होता है वैसे वो उसकी सतह बहुत ज्यादा चिकनी बनी हुई है, इसकी सतह बहुत ज्यादा चिकनी बनी हुई है। देखो इसके अलावा इसके चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं। इस पे जो अपन ने आरे बात की है, कौन से, जो बीच में चक्र पड़ा था उसकी आरे की बात कर रहे हैं अपन कि इसमें 24 आरे बने हुए हैं। चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे बने हुए हैं, 24 आरे। ठीक है, तो 24 आरे बने हुए हैं एक चक्र में। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध धर्म को धर्म चक्र परिवर्तन होने की दिशा में प्रेरित करता है। ऐसे कहते हैं कि लोगों का यह मानना है कि इसको धर्म को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है, उस धर्म परिवर्तित की प्रक्रिया को इसके अंतर्गत दिखाया गया है। देखो आगे, प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है। मतलब प्रत्येक पशु आकृति जो बनाई गई है, पशु आकृतियां जो बनाई गई है वो सतह के बिल्कुल पास में चिपकी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तो ये वास्तव में दौड़ रही हो, जैसे हिरण को दौड़ते हुए चित्रित किया है, मूर्ति शिल्प बनाया है इसका, तो ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में हिरण दौड़ रहा हो। ठीक है, मतलब कलाकार की कलाकृति बहुत अच्छी है और सुंदर बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा देखो कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को सघनता से चित्रित किया गया है। देखो कमल पुष्प जो इसमें बनाया गया है, इसकी पंखुड़ी को एक एक लाइनिंग में चित्रित किया गया है, आपने देखा होगा। ये देखो जो कमल पुष्प है इसकी पंखुड़ी देखो, ये उल्टा कमल है, इसको बिल्कुल सतह से बिल्कुल करीब बनाया गया है और बिल्कुल एक एक लाइनिंग में इसको मूर्तन किया गया है। तो ऐसे इसका मूर्तन किया गया और ये सुंदर एक मूर्ति के रूप में भी माना जाता है, स्तंभ के रूप में भी माना जाता है। देखो इसके आगे पढ़े अपन। हाँ, एक ऐसा ही एक सिंह शीर्ष है, क्योंकि इन्होंने जब अशोक ने सिंह शीर्षों का निर्माण किया था, तो ऐसा ही एक सिंह शीर्ष का निर्माण सांची में भी किया था। सांची मध्य प्रदेश में है, सांची में, सांची जगह का नाम है। देखो सांची में एक स्तंभ का निर्माण किया था और सांची में स्तूप का निर्माण किया था। स्तंभ और स्तूप दोनों बने हुए हैं। सांची का स्तूप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे सारनाथ का, वाराणसी का या सारनाथ का सिंह शीर्ष प्रसिद्ध है, वैसे सांची का स्तूप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे कौन सा स्तूप है, क्या है, कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही सांची में भी स्तंभ बनाया गया था एक सिंह शीर्ष का ही, लेकिन वो बहुत छोटा और निम्न कैटेगरी का था, वो छोटा था और उसको इतना प्रचलित नहीं किया जा सका, क्योंकि ये सारनाथ का जो स्तंभ है ये एक मुख्य रूप से बहुत विशालकाय बनाया गया था और प्रथम उपदेश, बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए बनाया गया था। तो उस समय प्रजा में भी जोश था, इसलिए प्रजा भी इसको देखने के लिए आती थी। ठीक है, देखो एक पहले कई जगहों पर क्या होता था कि जैसे एक सीधा क्या किया, एक सीधा पत्थर लिया और पत्थर में से पहले स्तंभ बना दिया, जैसे अपन ने बात की थी, तो पहले एक स्तंभ बना दिया ऐसे, फिर उसके ऊपर स्तंभ बना के और फिर उसके ऊपर कैसे किया, एक वो पंखुड़ियों वाला जो अपन ने बात की अभी, गुलाब की पंखुड़ियों जैसा उसका निर्माण कर दिया, तो यहां से इसका निर्माण हो गया। ठीक है, और उसको इसके ऊपर रख दिया। फिर क्या किया, फिर बना दिया वो ढोलक वाला। ठीक है, और ढोलक वाला बना के इसके ऊपर रख दिया और फिर क्या किया, सिंह शीर्ष बना दिए और वो सिंह शीर्ष बना दिए वो यहां पर हो गए। ठीक है, ये बन गए। फिर इसके ऊपर चक्र बनाया और यहां पर एक चक्र को रख दिया, यहां पर चक्र रख दिया, यहां पर स्व करतियां हैं, ऐसे बना के रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर सिंह शीर्ष में जो स्तंभ बना हुआ है और जो अशोक ने बनाए हैं, खास तौर पर जो अशोक ने बनाए हैं, वो एक ही पत्थर लिया गया है इतना बड़ा, एक ही पत्थर लिया गया है इतना बड़ा और उसी में तराश कर ये सब बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके अलग अलग टुकड़े हैं जो अपन ने रख दिए इसके ऊपर, फिर दूसरा बनाया रख दिया इसके ऊपर तीसरा, ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी विशेषता है किसकी, अशोककालीन स्तंभों की। सबसे बड़ी विशेषताएं हैं इसकी और सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही पत्थर में तराश कर उसको सारे को निर्मित किया गया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके उसके ऊपर रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा सा पत्थर लिया और बड़े से पत्थर को तराश कर फिर उसमें यहां तक स्तंभ बना दिया, फिर उसको तराशा उसमें यहां तक
कमल का फूल बना दिया, फिर ये ऐसे ऐसे बना दिया, फिर यहाँ आकृतियां बना दी, फिर यहाँ चक्र बना दिया, ऐसा सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि वो एक ही पत्थर को तराश कर और फिर स्तंभ का निर्माण करते थे, और यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग भागों में बांट कर और फिर उसको चित्रित करते थे, नहीं, फिर उसको मूर्तन करते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही पत्थर को काट कर इसका निर्माण ये करते थे। ठीक है, एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसके चारों ओर देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदु को निश्चित सीमांत नहीं रखी गई है। देखो, एक ही स्तंभ बनाया एक जगह पर, जैसे एक चौराहा था बड़ा सा, एक शहर था, उसमें शहर में एक स्तंभ बना दिया, तो इधर से आने वाले लोग देखें या उधर से आने वाले या इधर से आने वाले, तो इस वजह से ये 4 सिंह बनाए गए और गोल आकृति बनाई गई इसकी, कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा से आए वो स्तंभ उसको सुरक्षित, 3 आकृतियां शेर की और पूरा स्तंभ उसको अच्छे से नजर आए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ऐसे गोल आकृतियों में इसका निर्माण करवाया था, गोल आकृतियों में इसका निर्माण करवाया था। वो यही कारण था मुख्य रूप से, जिससे कि इसके गोल पत्थर में इसकी आकृतियां निर्मित की गई थी। ठीक है, सिंह शीर्ष सांची में भी बनाया गया था, वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम प्रवर्तित काल में जारी रहा। मतलब मौर्य काल में सिंह शीर्ष जैसे स्तंभ और भी बहुत से बनाए गए हैं, लेकिन कहीं भी इतनी उत्तम व्यवस्था और इतनी अच्छी स्थिति में कोई स्तंभ प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात और जहां भी कहीं भी कोई भी स्तंभ प्राप्त हुए वो टूटी फूटी जर्जर अवस्था में प्राप्त हुआ। तो जो मौर्यकालीन सिंह शीर्ष है ये अच्छी उत्तम स्थिति में प्राप्त हुआ, इसलिए इसको अपनाज पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी स्तंभ की बात थी। इस स्तंभ में से कुछ भी समझ में नहीं आया हो, सम्राट अशोक कोई वो नहीं थे, कलाकार नहीं थे जो इन्होंने ये बना दिया हो, कौन सा, सिंह शीर्ष, लेकिन फिर भी इनका कोई पुख्ता कोई शिल्पकार नहीं था और इस शिल्पकार का अपने पास नाम भी नहीं आया, इसलिए अपन कहेंगे किसके समय बने थे ये, सम्राट अशोक के समय बने थे बस। और इसके लिए कोई पूछा भी नहीं जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऐसा भी किसने बनाया, नहीं। हाँ शाबाश, और कोई क्वेश्चन? नो सर। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। अच्छा टाइम